सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है ये उन सभी के लिए है जो एज ए टूरिस्ट वीज़ा कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो नॉर्मली लोग होते हैं 2, 3, 4 लाख रुपए या इससे भी ज्यादा फेस कर देते हैं टूरिस्ट वीजा के लिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो पे बताऊंगी कि कैसे आप टूरिस्ट वीजा को अप्लाई कर सकते हैं एंड क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कितना फंड की रिक्वायरमेंट होती है और कौन सी ऐसी बात है और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रख के कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है। एंड स्टेप बाय स्टेप मैं इनको आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी एंड टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा मैं इसमें पूरा आपको कवर करूंगी। टूरिस्ट वीजा दो तरीके का होता है, सिंगल एंट्री वीजा एंड मल्टीपल एंट्री। तो सिंगल एंट्री से तो पता चला उसके नाम से ही कि कैसे सिंगल एंट्री ही आप कर सकते हैं कनाडा पे। अगर आपका फॉर एग्जांपल 6 मंथ का वीजा आ रहा है तो आप 6 मंथ वहां पे रह सकते हैं एंड वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप गए वहां पे फॉर एग्जांपल 6 मंथ का वीजा आया हुआ है आपका, आप गए, आप 2-3 महीने रहे एंड आप वापस इंडिया आ गए, बट आप ये सोचो कि आपका 6 मंथ का वीजा था तो आप बाद में अपने और दोबारा जा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है सिंगल एंट्री में। सेकेंड है मल्टीपल एंट्री। मल्टीपल एंट्री मीन्स कि आप बहुत बार मतलब कि आप ट्रेवल कर सकते हैं, आप होम कंट्री आ सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपका वीजा कितने साल का है। मल्टीपल एंट्री मैक्सिमम जो मिलता है 10 साल का वीजा मिलता है, या फिर डिपेंड करता है कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कहाँ तक मतलब कि कब तक की है। मीन्स कि अगर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है 5 ईयर्स की तो आपको 5 ईयर्स की ही वीजा मिलता है मल्टीपल एंट्री में। ये डिपेंड करते हैं केस टू केस, ये सबके लिए मैं सेम नहीं बता रही हूँ। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि टूरिस्ट वीजा कितने तरीके का होता है एंड हम उस पर कैसे कैसे हमको वीजा मिलता है, सिंगल एंट्री क्या होता है, मल्टीपल एंट्री क्या होता है। टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कनाडा गवर्नमेंट को रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों वहां पे घूमना चाहते हैं या क्यों कनाडा आना चाहते हैं। अगर आप वहां पे अप्लाई करते हैं एज ए टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हैं या फैमिली विजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है वहां पे, किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक रीजन देना पड़ेगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे सबसे पहले आप IRCC की साइट पे बताएंगे कि रीजन क्या है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप किस तरीके से बता सकते हैं। जैसे ही आप रीजन चूज करेंगे वहां पे आपको फिर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट स्टेप बाय स्टेप वहां पे पूरी आ जाएगी। एंड सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स होता है कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, कोविड का वैक्सीनेशन आपके पास होना जरूरी है। चाहे अगर आप ट्रैवल वीजा करें या फिर आप वर्क वीजा या PR वीजा, किसी भी वीजा के लिए अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो आपको वैक्सीनेशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट आता है वो होता है फंड। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें कितना फंड दिखाना है, कितना अगर हम दिखाएंगे तो हमारा केस स्ट्रांग होगा, इस तरीके से। तो नॉर्मली अगर एक स्टडी के उस पर अगर आप देखेंगे तो कनाडा में जो रहते हैं उनके जो डेली लाइफ का जो खर्चा होता है 1 महीने का, वो होता है $900 से लेकर 1200 के आसपास। ठीक है, हालांकि खर्चा तो कितना भी कर सकता है पर नॉर्मल एक लाइफ जीने के लिए इतना खर्चा बहुत होता है। तो 1200 अगर खर्चा होता है तो अगर आप एज ए टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा उनसे ज्यादा मंथली, तो अप्रोक्सली आप $2000 आप पर मंथ के हिसाब से अपने अकाउंट पे आपको रखना चाहिए, जो कि एक अच्छी फाइल आपकी बन सकती है। उसके बाद अगर आपका 6 मंथ का वीजा आ रहा है तो 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मंथ से, तो उतना आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा रखते हैं तो आपकी फाइल और स्ट्रांग बन। अब फंड तो मैंने आपको बता दें कि कितना रखना है। अब कैसे हम करेंगे कि कैसे हम शो करेंगे कनाडा गवर्नमेंट को कि हमारे अकाउंट में या हमारे पास इतना पैसा है। तो सबसे पहले आप FD दिखा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। मिनिमम आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दिखाना चाहिए, जिससे आपकी फाइल स्ट्रांग बनेगी। अगर आप इंडिया में या फिर जहां से भी जिस भी कंट्री से आप कर रहे हैं वहां पे अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब का सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस के डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड अमाउंट तो आप दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ITR अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो ITR के डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा ये केस टू केस वेरी करता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने चाहिए। मैं एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ आपको कि अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको अगर आप अपनी फाइल के साथ लगाएंगे तो आपका फाइल, आपकी केस स्ट्रांग बनेगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि अगर आपके कोई रिलेटिव कनाडा पे रहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अपना वीजा प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले अपने रिलेटिव जो भी आपके कनाडा पे रहते हैं, आप उनसे एक इनविटेशन लेटर मंगवाएंगे। इनविटेशन लेटर क्या होता है? इनविटेशन लेटर ये होता है कि आपको वो इनवाइट कर रहे हैं अपने पास पे, जहां पे फिर उनके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, अगर वो स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट के साथ तो कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो नहीं सकते, पर हाँ पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगवाएंगे। अगर वो पीआर होल्डर है तो पीआर की फोटोकॉपी लगाएंगे। इसके अलावा वो आपको पूरी बैंक की डिटेल, उनका बैंक स्टेटिक्स मंथ का, कि अगर वो आप उनके पास जा रहे हैं तो उनके पास रुकेंगे, आपका जो खाने पीने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, वो लोग पे कर, मतलब जो भी आपको वहां से इन्विटेशन भेज रहा है वो सारा कुछ देखेंगे। एंड जॉब से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं वो लगाएंगे, क्योंकि अगर उनकी बैंक स्टेटमेंट है तो उनको पूरा दिखाना पड़ेगा ना कि वो कनाडा पे रहते हैं, वो जॉब कर रहे हैं अच्छी खासी, इसलिए आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको इनविटेशन भेज रहे हैं। एंड इसके अलावा टैक्स फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो पूरा फॉर्म फिल करके वो भी आपको देंगे। एंड देन आप उनको अपलोड करोगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो टूरिस्ट वीजा तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, जिससे कि आपको वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी फाइल स्ट्रांग हो जाती है। इनविटेशन लेटर मंगवाते हैं तो उसमें उनको रीजन देना होता है कि वो आपको क्यों बुला रहे हैं। अगर कोई रीजन नहीं है, आप नॉर्मली गेट टुगेदर के लिए या नॉर्मली मिलने जा रहे हैं अपनी फैमिली से या जो भी आपके रिलेशन में वो लगते हैं, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी भी ओकेजन के लिए जा रहे हैं, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, या फिर किसी की वेडिंग आ रही है, तो आप उसके लिए अगर आप टूरिस्ट वीजा लगाते हैं तो आपकी जो फाइल है स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इसकी कोई भी एक ऐसा पर्पस होना चाहिए कि जिससे आप वहां पे विजिट के लिए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्स। मीन्स कि अगर आपका ये डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करता है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं, वहां पे आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जो कि कनाडा को नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए वो लोग ये क्रिमिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो आप पीसीसी करवा सकते हैं इसके लिए। ये तो मैंने बता दिया कि जिन लोगों का कनाडा पे कोई रिलेटिव है वो किस तरीके से इनविटेशन मंगा सकते हैं। इनविटेशन मंगाने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इनवाइट करता है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे उन लोगों के लिए क्या, जिनका कोई भी रिलेटिव कनाडा पे नहीं रहता है, या फिर जिस भी कंट्री पे वो विजिट के लिए जा रहे हैं वहां पे कोई भी रिलेटिव उनका नहीं रहता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते या फिर उनका टूरिस्ट वीजा नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केस टू केस वेरी करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनविटेशन मिलने के बाद भी रिजेक्शन हो जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से, या कोई भी फैक्टर हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि विदाउट इनविटेशन भी बहुत वीजा आते हैं, ऐसा नहीं है कि वीजा नहीं आ सकते। अब अगर आपके पास कोई भी इनविटेशन लेटर नहीं है, मीन्स कि कोई रिलेशन आपका वहां पे नहीं है कनाडा पे, तो आपको और इसकी जगह पे कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा कि आप क्यों, आपका रीजन क्या है, कनाडा आप क्यों आना चाहते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा। अगर आप एज ए ट्रेवल वहां पे मतलब टूरिस्ट वीजा जाना चाहते हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, एज ए टूरिस्ट आप वहां पे जा रहे हैं, तो आपकी ट्रेवल हिस्ट्री होगी, आप घूमने जा रहे हैं, या फिर आप नॉर्मली फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही कनाडा जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली वहां पे बता सकते हैं कि आपको एज ए टूरिस्ट वहां पे आना है, आपको घूमना पसंद है, तो आप वहां पे घूमने के लिए आ रहे हैं। आपको एक पूरा टू डू लिस्ट देनी पड़ेगी जिसको हम कवर लेटर बोलते हैं। उस कवर लेटर में आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 डेज के लिए कनाडा विजिट जा रहे हैं तो आपको पूरा 30 डेज का रूटीन समझ लो कि एक तरीके से कनाडा गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आप किस दिन कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे रुकेंगे। एंड आपकी होटल आपने बुक करवा दिया तो किस होटल को आपने बुक कराया है। अगर आपने टिकट बाय कर लिए तो आपको टिकट भी अटैच करवा सकते हैं कि आपने इस दिन की टिकट करवाई है, रिटर्न टिकट करवाई है। तो पूरा आपको लिख के देना पड़ेगा कि किस दिन कहाँ पे क्या क्या घूमने जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है तो बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स है ये, जिससे आपकी जो फाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है दैट मीन कि ये नहीं है कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते किसी कंट्री। किसी ना किसी कंट्री में तो फर्स्ट बार तो करेंगे ना कोई भी ट्रेवल। ऐसा तो नहीं कि आप फर्स्ट बार कनाडा जा रहे हैं और ऑलरेडी इतने सारी कंट्रीज जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता सबके केस पे।
ठीक है, तो अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेवल हिस्ट्री है तो आपका जो फाइल है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक सी डॉक्यूमेंट्स हैं। पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो भी टूरिस्ट वीजा के लिए या किसी भी वीजा के लिए सोचता है तो वो ऑलरेडी पासपोर्ट अप्लाई करके रख चुका होता है या होती है। अगर नहीं किया है तो आपको मिनिमम 15 डेज से मैक्सिमम 1 मंथ पे मिल जाता है। अगर आप तत्काल पे अप्लाई करेंगे तो अभी दिल्ली की अगर मैं बात करूँ 3 to 4 वर्किंग डेज में आराम से पासपोर्ट मिल रहा है इस टाइम पे। पर ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे कितने लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किया। अभी बीच में तो बहुत टाइम लग रहा था। ठीक है, इसके अलावा आपको टूरिस्ट वीजा की एक एप्लीकेशन आती है, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड उसको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अपना हेल्थ आपके लिए बिल्कुल फिट है, ठीक है, तो इसके लिए आपको मेडिकल एग्जाम देना पड़ेगा। आपको डिजिटल फोटोग्राफ की जरूरत होती है एंड एज पर द कैनेडियन टूरिस्ट वीजा के अकॉर्डिंग की कैसी फोटो आपको चाहिए तो वो आपको पूरा रखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा आपका सिविल स्टेटस के डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे अपने पास। और इसके अलावा कोई भी आपके पास और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको लगे कि अगर मैं ये लगाता हूं अपनी फाइल के साथ तो मेरा केस और स्ट्रॉन्ग बन सकता है, ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, फंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपके अगर कनाडा पे कोई है उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास हैं तो आप लगा सकते हैं। इस वीजा को आप 2 तरीके से प्रोसेस करवा सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर प्रोसेस करवाते हैं तो 145 डेज इंडिया से इसका टाइम जो दिखा रहा है, पर इतना टाइम लगता नहीं है, इससे जल्दी ही आ जाएगा। पर टोटली जो प्रोसेसिंग टाइम है 145 डेज है, जहां पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एंड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अगर आप ऑफलाइन वीजा लगा रहे हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में कलेक्ट करने पड़ेंगे एंड उसके बाद आप सबमिट कोरियर करते हैं या फिर वेफर्स ऑफिस में जाके आप सबमिट करते हैं, तो उसके बाद वो पूरा चेक करेंगे एंड उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी होती तो आपको मेल करेंगे, देन फिर अगेन आपको हार्ड कॉपी में जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जब भी आप एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है सेम उसी डे से काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर फिर भी उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स उनको और चाहिए तो आपको मेल करेंगे या एप्लीकेशन पे आपको स्टेटस शो हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका कम है, आप अपलोड कीजिए। आप दोबारा से तुरंत अपलोड कर सकते हैं, आपको फिर से जाके सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनाडा की जो टूरिस्ट वीजा की जो फीस है $100 फीस है। ये जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, अगर नहीं चाहिए होगा तो आपको मेल करेंगे कि आपका वीजा ग्रांट हो चुका है एंड देन आप क्या कर सकते हैं कि आप जाके बायोमेट्रिक करवाइए अपनी। तो बायोमेट्रिक की जो फीस है $85 इसकी फीस है। बायोमेट्रिक होने के बाद जैसे बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाता है आपका पासपोर्ट वो लोग मांगते हैं, पासपोर्ट में वीजा स्टैंप होके आपको मिल जाता है एंड उसके बाद आप कनाडा जा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ही आंसर करना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम टूरिस्ट वीजा में जाके वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हम टूरिस्ट वीजा में जाके वहां पे काम कर सकते हैं। तो बिग नो, आपको स्टडी करने के लिए स्टडी परमिट चाहिए होगा एंड आपको वर्क करने के लिए वर्क परमिट चाहिए होगा कनाडा पे, और आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपको वहां पे ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं आप। अब थर्ड क्वेश्चन जो आता है इसमें यह आता है कि क्या हम अपने डिपेंडेंट को अपने साथ लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई छोटा बच्चा है, आपका टूरिस्ट वीजा आपने अप्लाई किया है एंड उसके बाद आपके बच्चे का भी आप साथ में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। टूरिस्ट वीजा में आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, पूरा टूर एक साथ, पूरा ग्रुप टूर, आप फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। तो कुछ भी बाउंडेशन ऐसी नहीं है कि आप किन के साथ जा सकते हैं और किन के साथ नहीं जा सकते। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या हम टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क वीजा में, तो बिल्कुल करवा सकते हैं। एंड कैसे करवा सकते हैं मैं आपको आने वाली वीडियोस को आप मेरी देखते रहिएगा, मैं बिल्कुल इस टॉपिक को कवर करूंगी कि कैसे आप टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एंड क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो सारे वीडियो में मैं कवर स्पेशली नहीं कर पाऊंगी। अभी हम आज इस वीडियो पे सिर्फ मैंने टूरिस्ट वीजा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी एंड आपको जो भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।